हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। आज से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना बच्चों। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है ना। इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखेंगे और इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो ब्रीथिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे, ब्रीथिंग का मतलब समझेंगे, उसको फील करेंगे कि आखिर में एक्चुअली में ब्रीथिंग या फिर रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। दूसरे नंबर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से तुम्हारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, राइट। जनरल सा बस इंफॉर्मेशन लेंगे। अब ये नहीं कि पूरा ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का हम लोग स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, तो वो चीज रेलिवेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट इंफॉर्मेशन लेंगे। और तीसरी चीज करेंगे हम लोग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात, ठीक है। और ये तीन चीज जब कर लेंगे तो आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रीथिंग का फील लेते हैं, ब्रीथिंग को समझते हैं एक्चुअली में। देखो बच्चा, तुम्हारे सराउंडिंग्स में क्या होता है, तुम्हारे सराउंडिंग्स में, तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, तुम्हारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस है। उसमें से कुछ ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तुम क्या करते हो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हो, ठीक है। अब जब तुमने ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया, ठीक है, तो उसके बदले में देखो तुम्हारी सेल्स ने क्या प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को तुमने क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर को वापस दे दिया। भाई तुमने ऑक्सीजन लिया और उसके बदले में तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, ठीक है, राइट। ओके, तो एक्चुअली में ये जो तुम प्रोसेस कर रहे हो, ये किस किस चीज की वजह से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो तुम बाय ब्रीथिंग, सांस लेना सांस छोड़ना, ये तुम ऐसे कर रहे हो। और जो तुम कर रहे हो, ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो क्या है, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज का मतलब यहां पर यही होता है कि तुमने ऑक्सीजन को लिया एटमॉस्फेयर से और उसके बदले में तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ब्रीथिंग, हवा अंदर लेना और हवा बाहर ले छोड़ना, ठीक है। वो हवा चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, तुमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, सो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, क्या मैं ऑक्सीजन को गैस नहीं बोल सकता हूं, क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को गैस नहीं बोल सकता हूं, समझना मेरे फील, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तुमने गैस लिया अंदर और गैस छोड़ा, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, राइट। ओके, ठीक है। अब ये तुमको नहीं मालूम है कि तुम कौन सी गैस ले रहे हो, तुम कौन सी गैस छोड़ रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब तुमको ये मालूम चल जा रहा है तो तुम एक्चुअली में क्या कर दे रहे हो, गैस का एक्सचेंज कर दे रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन defines that process of exchange of O2 from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। और ऑक्सीजन को हम लोग क्यों ले रहे हैं, because we have to utilize this oxygen to indirect breakdown of nutrient molecules like glucose। जो हमारे अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो सेल्स के पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज के इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन के लिए हम इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब बताता हूं, ठीक है। देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या है कि तुमने ग्लूकोज को जब तोड़ा तो तुम्हें डायरेक्टली क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई, ठीक है। ग्लूकोज को जब तुमने तोड़ा तो एनर्जी मिल गई डायरेक्टली, बिना और कोई स्टेप्स के, तो वो चीज होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट ब्रेकडाउन। और अगर तुमको यही एनर्जी बहुत सारे स्टेप्स में, ग्लूकोज बहुत सारे स्टेप्स में टूटा तब मिली, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहे हैं और जिसके वजह से हमें मिल रही है क्या बच्चों, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। सो जो एनर्जी हमें मिल रही है उस एनर्जी को हम एक्टिविटीज के लिए यूज कर ले रहे हैं, एक्टिविटीज के लिए खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोल देते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर हुई। बचपन से तुम एक रिएक्शन देखते आ रहे हो, है ना, क्लास 6 5th से रिएक्शन तुम जानते हो,
रेस्पायरेशन वाली रिएक्शन, ठीक है, ऐसे ही छोटे में रटते थे, दैट C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, बाकी कुछ और नहीं पता होता था, लेकिन ये रिएक्शन का रटा हुआ सबको मालूम रहता था, है ना। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कंबाइन हुआ किसके साथ, रिएक्ट किया किसके साथ, O2 के साथ, तो बदले में हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला जो कि हम रिलीज कर देते हैं, और एक बाई प्रोडक्ट वाटर मिला, और साथ में हमें मिली एनर्जी। और वो एनर्जी कितनी है टोटल, वो एनर्जी है तुम्हारे पास 38 एटीपी, ठीक है, 38 एटीपी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी मैं बात बोल रहा हूं। लेकिन 2 एटीपी इसमें से, इस 38 एटीपी में से 2 एटीपी एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन को करने में, इस प्रोसेस में पूरे में खर्च हो गई, ठीक है, 2 एटीपी इसमें खर्च हो गई। तो बची कितनी, ऐसी कितनी एनर्जी तुम्हारे पास बच गई जो कि तुम्हारे एक्टिविटीज में काम आ पाए, सेल की एक्टिविटीज में काम आ पाए, वो एनर्जी तुम्हारे पास बच गई बच्चों 36 एटीपी। तो 36 एटीपी एनर्जी तुम्हारे पास, ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट तुम्हारी एक्टिविटीज में काम आएगा। क्या बात समझ में आई। सो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन का ये फील है, ठीक है। अब जरा हम इस रिएक्शन को हमने देखा, इसको इसकी फीलिंग लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये है तुम्हारे पास एक सेल, ठीक है, ये है तुम्हारे पास सेल, इसका सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारा, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये तुम्हारा ये पूरा एरिया जो है, इतना साइटोप्लाज्म है ना। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। हमने जब हवा लिया, मतलब गैस लिया जब अंदर, O2 लिया, तो उसके बाद क्या हुआ होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ होगा, है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ होगा। और ग्लूकोज जो है इस साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है 2 पायरुविक एसिड में, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो स्टेप 1 यही होता है तुम्हारा, सबसे पहले क्या, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड हमारे पास बन गए। अब क्या होगा, ये जो 2 पायरुविक एसिड हैं, ये मूव कर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पायरुविक एसिड, चलो मैं यहां लिख देता हूं, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ये 2 पायरुविक एसिड से बनेगा हमारा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट बच्चों। और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे, इस रिएक्शन को बोल देंगे लिंक रिएक्शन, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अब क्या होगा, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगी जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये रिएक्शन कहलाएगी क्रेब्स साइकिल। यही तो होता है ना क्रेब्स साइकिल में, है ना, ओके। तो 3 स्टेप हम लोगों ने किए, ठीक है, एक ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप नंबर 2 लिंक रिएक्शन, और स्टेप नंबर 3 क्रेब्स साइकिल, ठीक है। जो ये तीनों रिएक्शन हुई है ना बच्चों, ठीक है, इसमें कुछ तुम्हारा यूज हुआ है NADPH2, क्या, NADPH2 यूज हुआ है, जिसके वजह से तुम्हें मिला है H+, और उस H+ को तुमने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट करवा दिया किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि है तुम्हारा स्टेप नंबर 4। क्या समझ में आया, ठीक है। अब तुमने स्टेप नंबर 5 की, तुमने क्या करवा दी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके वजह से तुम्हें मिल गई ATP। तो ये सब तुम्हारे स्टेप्स होते हैं। सर ये स्टेप को डिटेल में नहीं पढ़ाओगे क्या, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, वो हम जो प्लांट वाला रेस्पायरेशन वाला चैप्टर है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में, उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया आपको कि आखिर में चल क्या रहा है, ठीक है, ये फील लाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हो रहे हैं जिसके वजह से तुम्हारी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। तो अब तुम्हारी एटीपी टोटल कितनी प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, वो हो रही है तुम्हारे पास 36 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। 2 एटीपी उन सब प्रोसेस वगैरह में खर्च इधर उधर लग गई, ठीक है। तो 36 एटीपी को तुम अपने सेल के एक्टिविटीज में तुम यूज कर सकते हो, तो अपने बॉडी के एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। क्या समझ में आई। तो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन बिल्कुल एकदम इसी तरीके से होता है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला टॉपिक आज के लेक्चर का खत्म, ठीक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन का मतलब समझ लिया, ये हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट चीज अब अपनी आ जाती है बच्चों, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि ऐसे हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, इनके बारे में जानना। तो बेसिकली हमें एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उसी को देखना है, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं समझना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह अगर देखेंगे हम लोग तो फिर वो भाई गलत बात होगी, क्योंकि टाइम वेस्टिंग वाली चीज हो जाएगी, है ना। तो देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो तुम्हारा स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवॉर्म के अंदर जनरल बॉडी सरफेस रहता है। और रेस्पिरेशन मैकेनिज्म क्या होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब तुम लोग जानते हो, सेल अभी पढ़े हैं, ठीक है, राइट। तो उसमें सेल मेम्ब्रेन से कैसे डिफ्यूजन हो रहा था, ये चीज हम जानते हैं, है ना, सिंपल डिफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट, अर्थवर्म और फ्रॉक्स के अंदर स्किन होता है, ठीक है, मॉइस्ट कुटिकल, राइट, जिसको बोल देते हैं। फिर से इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क और फिशेस में तुम्हारे गिल्स होते हैं। गिल्स आर द स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। और गिल्स से होने वाले रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ठीक है। नंबर 4 बात ध्यान रखनी है। नंबर 5 नंबर पर ध्यान रखना है तुमको कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स और एम्फीबियंस में तुम्हारा लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह यूज होता है, जो और लंग्स इज अ वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को हम लोग बोल देते हैं बच्चों पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक आज का। क्या समझ में आई? ये होगी दूसरी टॉपिक आज की। अब सवाल उठता है कि सर, हम किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को देख के या फिर ये बता पाएंगे कि भाई वो एक्चुअली में रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो उसके लिए कुछ होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब फॉल होंगी ना बच्चों, तभी जाके वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, तभी जाके वो तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगा, ठीक है। कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस अगर है तो वो तुम्हारी उसके अंदर तुम्हारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन कौन सी भाई? कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो थिन होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होनी चाहिए, ओके। दूसरा, सरफेस एरिया जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए। थिन क्यों होना चाहिए? थिन तभी तो डिफ्यूजन हो पाएगा अच्छे से। बात समझ, जितना थिन उतना अच्छे से डिफ्यूजन। बात समझ में आ रही है? मॉइस्ट सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। हाईली वैस्कुलर होना चाहिए, ठीक है, हाईली वैस्कुलर होना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, और लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जिसके पास हैं, जिस भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास, तो तुम बोल सकते हो उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को कि दैट इट इज अ परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस या फिर परफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट बच्चों। तो अगर हम ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ठीक है, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ह्यूमन में लंग्स जो है, अपने को मालूम है कि वो लंग्स जो है हमारा परफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। क्यों? बिकॉज लंग्स के अंदर ये पांचों बातें होती हैं। लंग्स के अंदर होता है क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बहुत ही पतली होती है, लाइंड होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बिल्कुल। सो एल्वियोलाई बहुत ही थिन होती है। दूसरी चीज, मॉइस्ट सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है, बिल्कुल, ओके। तीसरी चीज, हाईली वैस्कुलर होती है, ठीक है, ओके। चौथी चीज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कौन सा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बाइंडिंग वाइंडिंग करने के लिए ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का होना बहुत जरूरी है, तो ये प्रेजेंट होता है। चौथी क्राइटेरिया भी फॉलो हो गई। सरफेस एरिया अच्छा खासा लार्ज होता है, 50 to 75 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया होता है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा पांचों कैरेक्टरिस्टिक जो कि फॉलो हो गई, ठीक है। लंग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होने के लिए लंग्स इज द रेस्पिरेटरी परफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या बात समझ में आई बच्चों? ये हो गया हमारा सबसे पहली बात, कोई दिक्कत? सो अब आ जाता है हमारा
तीसरा टॉपिक स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कहने के लिए तो यहाँ पर 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, सब लोग इसको रट लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक फील नहीं लेंगे बच्चों तब तक बात बनेगी नहीं, है ना। देखो ये है तुम्हारे पास नोज, ये तुम्हारा नोज है ना। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास लंग्स। लंग्स के अंदर क्या है प्रेजेंट? एल्वियोलाई प्रेजेंट है, राइट, एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ओके, अब एल्वियोलाई के बाद, एल्वियोलाई के बाद क्या है बच्चों? एल्वियोलाई के बाद है तुम्हारे पास ब्लड, तुम्हारा ब्लड, ओके, राइट, और फिर आ जाता है तुम्हारे पास क्या? टिश्यू। ओके बच्चों, टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू आ जाता है, ठीक है। अब देखो तुमने क्या लिया? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिया, है ना, तुम्हारे नाक के थ्रू। ओके, अब ये रेस्पिरेटरी पाथ से ट्रैवल करते करते लंग्स तक पहुंचा, लंग्स में है एल्वियोलाई, वहां पर डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद वही ऑक्सीजन ब्लड में गया, ठीक है। अब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते होते वो टिश्यू तक पहुंचा, टिश्यू ने ऑक्सीजन को यूज किया, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाया, टिश्यूज में सेल है ना, तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज के साथ भाई ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, एनर्जी मिली, एनर्जी का जब काम हो गया तो उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, सेल्स ने फाउल एयर रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी टिश्यू से रिलीज हुई, अब टिश्यू से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में गई अगेन, अब वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हुए एल्वियोलाई में गई, ओके, और फिर उसके बाद एल्वियोलाई से तुम्हारी नोज पर गई, नोज से तुम्हारी बाहर निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तुम ऑक्सीजन को ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो, ये प्रोसेस हो गई तुम्हारी ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन, ठीक है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 1, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों? नेक्स्ट चीज है हमारा कि देखो यहां पर जो गैसेस है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, लंग्स पर, लंग्स और ब्लड में यहां पर इनका हो रहा है क्या? सॉरी, हाँ, एल्वियोलाई और ब्लड, एल्वियोलाई और ब्लड में तुम्हारा इनका क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, इनका एक्सचेंज हो रहा है, तभी तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जा पा रहा है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जा पा रही है, तो इट इज बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, इट इज, दिस इज सेकंड स्टेप। याद हुआ? आसान है, कोई दिक्कत? अब ब्लड में पहुंच गई गैसेस, ठीक है, ब्लड में तुम्हारे पास पहुंच गई गैसेस, ठीक है, तो ब्लड में इन गैसेस का क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट, इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, राइट, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, अब ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ तो ब्लड से अब क्या होगा? ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, अब ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर देख रहे हो, 2 बार एक्सचेंज हो रहा है, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 4। पहले एल्वियोलाई और ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है और फिर ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, राइट बच्चों। और उसके बाद लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बस ये 5 स्टेप तुम्हारे होते हैं टोटल, तुम्हारे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहला फिर से रिमाइंड करते हैं कि ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, दूसरे नंबर पर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, तीसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेस बाय ब्लड, और चौथे नंबर पर हो जाता है तुम्हारा एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। पांचवें नंबर पर है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी बाय यूजिंग O2, राइट बच्चों। तो ये रहा आज का लेक्चर, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, आपके साथ अगले दिन, राइट बच्चों। चलो, लव यू बच्चा पार्टी। कोर्सेज को, लेसन को शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी, ठीक है, और भी बच्चों को फायदा होगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, राइट। लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।